हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनलॉक इन्फो। आज हम लोग जो मुद्दे पे बात करना जा रहे हैं वो है सीएए, एनआरसी और एनपीआर, जो कि कोविड से पहले बहुत ही बड़ा मुद्दा था और बहुत ही चर्चे में था। जैसे जैसा सियासी पार्टियां इलेक्शन नज़दीक आती रहेगी तो अपने फ़ायदे के लिए इसको ज़रूर इस मुद्दे को जनता के सामने बार बार रखती रहेगी। बीइंग एज अ पब्लिक हम लोग को जानना ज़रूरी है कि सीएए, एनआरसी और एनपीआर क्या है और हम लोग को कितना फ़ायदा है इससे। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि सीएए, एनआरसी और एनपीआर क्या है और इसको समझेंगे कि लिंक बिटवीन सीएए, एनआरसी एंड एनपीआर क्या है, गवर्नमेंट को क्या चैलेंजेस है और चैलेंजेस पब्लिक को भी क्या है, आम जनता को और गवर्नमेंट को क्या चैलेंजेस है और जनता इसका विरोध क्यों कर रही है, वाई पीपल आर प्रोटेस्टिंग दिस वन, इसको हम लोग समझेंगे। इस चार्ट के ज़रिए मैं आपको सब कुछ बताता जाऊंगा, आप ये एनआरसी के प्रोसेस को समझते जाओगे और सीए और एनपीआर का रिलेशन क्या है एनआरसी से हम लोग को पता चल जाएगा, दैट इज़ द लिंक। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिए क्योंकि हर हिस्सा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई एक स्पेसिफिक हिस्से में इंटरेस्टेड है ऑन और स्पेसिफिक टॉपिक लाइक चैलेंज विद गवर्नमेंट, चैलेंज विद पब्लिक और वाई प्रोटेस्ट और लिंक बिटवीन सी एनआरसी जानना चाह रहे हैं, तो मैंने इस वीडियो को ब्रेक किया हुआ है। जब आप उस स्ट्रीमिंग लाइन पे आप होवर करोगे तो आपको वो टॉपिक ज़रूर नज़र आएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे कि अभी देखेंगे पहले कि इस डेफिनेशंस को समझेंगे सी एनआरसी और एनपीआर के। सीएए जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बुनियाद जो थी 1955 में हुई थी। ये एक्ट को बनाया गया था 1955 में, बट इसको बाद में बहुत से बार अमेंड भी किया था, जैसे कि 1986, 1992, 2015 वगैरह। बट जो लेटेस्ट एक्ट जो अमेंड हुआ था दैट इज एक्ट 2019, जहाँ पे गिविंग सिटीजन्स टू इलीगल माइग्रेंट्स परसिक्यूटेड इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इस एक्ट में कहा गया कि जो भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से पीड़ित लोग आए हुए हैं इंडिया में इलीगल इमिग्रेंट्स है, उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा। जैसे कि इसमें क्या हो गया, गवर्नमेंट सेलेक्टिव हो गई कि हिंदू, जैन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी एंड क्रिश्चियंस को ही देगी, जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले पहले आए हुए हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस ये है कि जब किसी न्यू मेंबर को हम लोग सिटीजनशिप देते हैं तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट कि हम लोग एडिशनल बर्डन बेयर कर रहे हैं। एडिशनल बर्डन मतलब टैक्स पेयर्स का मनी ही इनकी वेलफेयर पे यूज़ किया जाएगा, जैसा हेल्थ है, एम्प्लॉयमेंट है, जो भी इनके कामों के लिए टैक्स पेयर का मनी, एक बजट तो अभी अपना बढ़ ही जाएगा इसकी वजह। नाउ द सेकेंड थिंग इज वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एनआरसी। एनआरसी क्या है? एनआरसी आके नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजन्स है। रजिस्ट्री ऑफ सिटीजनशिप है क्या? ये जितने भी भारत के नागरिक हैं उनकी गणना कर कर उन सबको एक आइडेंटिटी नंबर दिया जाएगा। मेरी राय में ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है कि अगर एनआरसी हो गया तो गवर्नमेंट को पता चल जाए कि अपने भारतीय नागरिक कितने लोग हैं, तो उसके हिसाब से वो अपने प्लान्स को, स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करेगी। जैसे कि हम लोगों ने देखा है जो विकसित देशों में, जैसा यूरोपियन कंट्रीज़ हो या वेस्टर्न कंट्रीज़ हो, सबके लिए एक आइडेंटिटी नंबर होता है। तो वहाँ की गवर्नमेंट उनको बहुत सारी सुविधाएं भी देती है उसके बेसिस पे कि उनको पता चलता है कि कितने लोग कौन से कैटेगरी में फॉल होते हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास। तो उसके हिसाब से वो लोग अपने अपने पॉलिसीज भी सेट करते हैं। एक बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है अगर गवर्नमेंट एनआरसी को गुड इंटेंशन से करना चाह रही है, तो ये बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से कि एनआरसी इम्प्लीमेंट करे। अगर इनिशिएटिव इसका इंटेंशन रॉन्ग हो तो जाहिर सी बात है लोग भी इसको विरोध करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट इसको एक गुड इंटेंशन से आगे लेकर बढ़ेगी और पब्लिक भी इसको सपोर्ट करेगी इस इंटेंशन को। तो हम लोग ये देखते हैं कि एनआरसी जो है, एनआरसी का मामला जो है, उसकी नींव जो है उसको 2003 में किया गया था, जो कि इट वाज इंसर्टेड एज सेक्शन 14A इन सीएए। 2003 में इसको एज सेक्शन 14A के तहत सीएए में इसको लाया गया। फिर एनआरसी जो है फर्स्ट बार अटेम्प्ट किया था 2008 से 2009 के बीच में, बट ये उतना कामयाब नहीं रहा। फिर हम लोग इसमें पता करते हैं कि सिटीजन किसको मिलती है।
बर्थ बिटवीन 1950 टू 30 जून 1987 सिटीजन बाय बर्थ है। जो लोग भी इस 1950 टू 30 जून 1987 से के बीच पैदा हुए हैं, ये सिटीजन बाय बर्थ है। फिर बर्थ 1 जुलाई 1987 टू 3 दिसंबर 2004, वन पेरेंट मस्ट बी इंडियन, यानी कि जो भी लोग 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुए हैं, उनका एक पेरेंट यानी माँ या बाप एक सिटीजन होना ही चाहिए इंडिया का। तीसरा कंडीशन में यह है कि बर्थ आफ्टर 3 दिसंबर 2004, जो भी ये तारीख के बाद पैदा हुए हैं 3 दिसंबर 2004 के बाद, इसमें 2 पेरेंट्स को सिटीजन होना पड़ेगा एक कंडीशन में, या नहीं तो एक पेरेंट सिटीजन होना चाहिए और एक पेरेंट इलीगल नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे अभी जो प्रोसेस है इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में अभी गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई नहीं किया है, तो डॉक्यूमेंट्स हैड टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट कि कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने हैं हम लोग को। तो चैलेंजेस जो हैं इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इंडियन सिस्टम में तो कई डॉक्यूमेंट्स एक जैसे नहीं होते, बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि पहले हम लोग को अपने डॉक्यूमेंट्स को स्पेलिंग एरर फ्री करना पड़ेगा। फिर अपने पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स को लेकर आना पड़ेगा। फिर पुअर्स जो गरीब हैं वो प्रूव नहीं कर पाएंगे। जो माइग्रेटिंग पॉपुलेशन है, माइग्रेटिंग पॉपुलेशन मतलब समझो कोई यूपी से एक काम के लिए दिल्ली आया है और वो चंद दिन उधर काम करेगा, फिर चंद दिन उधर काम करके मे बी वो कर्नाटक आ जाएगा, तो वो कीप ऑन मूविंग होता रहता है, तो इधर उधर होता रहता है, तो उसका रिकॉर्ड नहीं होगा कि वो किस शहर में कितने दिन था और क्या किया, तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स बहुत पुअर होते हैं। इफेक्टेड बाय कैलामिटी, पीपल कैन नॉट प्रूव इफेक्टेड बाय कैलामिटी, दिस इज क्वाइट ऑब्वियस। मे बी जलजले की वजह से सारे डॉक्यूमेंट्स खो चुके होंगे, मे बी फ्लड की वजह से, मे बी फायर की वजह से, या थेफ्ट भी हो सकते हैं। तो ये भी एक चैलेंजेस है कि लोगों के पास अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं हो सकते हैं, मगर इसमें ऐसी कोई ये नहीं है कि इसको फिर भी वापस बना सकते हैं, बट फिर भी बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों को ये प्रूव करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे एनपीआर क्या है। एनपीआर इज नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री। अभी इसको हम लोग देखेंगे तो दिस इज जस्ट एन अकाउंट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया दैट इज अबव 5 ईयर, 5 साल और ऊपर होना चाहिए। एक जनगणना है जहाँ पे सेंसस के साथ इसको किया जाता है एनपीआर को। यहाँ पे सिटीजन को भी काउंट किया जाता है और नॉन सिटीजन्स को भी काउंट किया जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एनपीआर बस सिटीजन्स पे किया जाता है, नहीं, ये एक आंकड़ा ऐसा जमा करने के लिए कोशिश कर रही है गवर्नमेंट जहाँ पे उसको पता चले कि किस शहर में कितने लोग बसे हुए हैं और उनका ऑक्यूपेशन क्या है वगैरह वगैरह। जो एक 14 एंट्रीज थी जो पहली लिस्ट में, उस आधार पर एनपीआर को किया गया था, बट एनपीआर जो किया गया था उसको सेंसस के साथ ही किया गया था। तो कलेक्शन ऑफ डेमोग्राफिक डेटा लाइक पेरेंट्स नेम, स्पाउसेस नेम, करेंट एड्रेस और ऑक्यूपेशन, एक जनरल इंफॉर्मेशन लिया जाता था। एनपीआर में एक चीज़ हम लोग को नोट करना पड़ेगा कि ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो जनगणना होती है एनपीआर में, यहाँ पे जो एज कंडीशन है 5 ईयर्स एंड अबव, ये सिटीजन्स भी हो सकते हैं, नॉन सिटीजन्स भी हो सकते हैं, मगर कंडीशन क्या है, 6 महीने से उसी जगह पे रह रहे हैं और विलिंग टू स्टे फ्यूचर 6 मंथ्स उधर ही। एनपीआर इस पे किया जा रहा है। हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि एनआरपी पिक्चर में क्यों आया। जैसा कि हम लोग ने देखा कि जो एनसीआर था 2008 और 2009 वाला, वो एक अनसक्सेसफुल एक्सरसाइज रहा। एनआरसी जो अलग अंदाज में किया था, अलग सेपरेट एंटिटी बनाकर किया था, तो बहुत मुश्किल आता है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने प्लान किया कि हम लोग एनपीआर करेंगे, और एनपीआर किसके साथ होगा, सेंसस के साथ होगा। तो फिर यहाँ पे जब एनआरसी फेल हो गया तो एनपीआर पिक्चर में आया। अब एनपीआर जो फर्स्ट एनपीआर है, ये भी अपने लोगों में एक ये है कि एनपीआर पहले बार किया जा रहा है, नहीं, एनपीआर पहले भी हो चुका है, जो कि 2010 में हुआ था, जिसमें 14 एंट्रीज यानी 14 चीज़ें आपसे पूछी जा रही थी, इसके आधार पर एनपीआर को बनाया गया 14 एंट्रीज पर। फिर अराउंड इसमें
118 करोड़ पीपल का डाटा कलेक्ट किया गया, 118 करोड़ लोगों का डाटा इसमें जमा किया गया। फिर इसमें जो फर्स्ट NPR में जो डेटा कलेक्ट किया गया था, इसमें 70 करोड़ पीपल वे डिजिटाइज्ड अंडर UDI बाय 2014, इसको डिजिटाइज किया गया। इसमें भी बहुत सारी मुश्किल आता है, जैसे कि डुप्लीकेशन ऑफ डेटा हो गया, बहुत सारे मुश्किल आता है। तो गवर्नमेंट कम्प्लीटली जो 118 करोड़ पीपल थे उनको डिजिटाइज कर नहीं पाई, क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ डेटा हो गया था। तो गवर्नमेंट ने फिर 2015 में NPR को अपडेशन करवाने के लिए किया, तो अपडेशन करवाया 2015 में। फिर अब सेकेंड NPR की बात हुई, जो कि अभी 2020 में करने वाले थे, जिसमें पहले NPR के लिस्ट में जो थे 14 एंट्रीज थी, अभी जो दूसरी NPR के लिस्ट में थे 21 एंट्रीज थी। यहाँ पे हम लोग को ये समझना पड़ेगा, अभी इसमें एडिशनल जो है बायोमेट्रिक वगैरह और दूसरी चीज़ें करंट गवर्नमेंट ने ऐड की थी सेकेंड NPR में, बट अनफॉर्चुनेटली ये सेकेंड NPR जो है नहीं हो पाया, क्योंकि कोविड की वजह से इसको रोक दिया गया। तो ये था अपना डेफिनेशन सिंपल CAA NRC NPR। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और अभी NRC प्रोसेस को समझेंगे कि NRC प्रोसेस क्या है और CAA NRC और NPR का रिश्ता क्या है और हाउ इट इज़ रिलेटेड। तो चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग देखेंगे NRC प्रोसेस का जो है, अभी इसमें जो है NRC प्रोसेस जब शुरू होगा, अगर गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है NRC एक्सरसाइज एज सेपरेट एक्सरसाइज, तो ह्यूज कॉस्ट होगा। जैसा कि हम लोग ने असम के NRC में देखा, जो कि आंकड़ा बता जा रहा है 1000 करोड़ के आसपास या 1200 करोड़ के आसपास, इफ़ यू आर डूइंग एज ए सेपरेट एक्सरसाइज। अगर गवर्नमेंट इसको सेपरेटली करना चाह रही है तो ये बहुत बड़ा कॉस्ट होगा, और इसका कॉस्ट तो क्वाइट ऑब्वियस टैक्स पेयर्स को ही बेयर करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट NRC को सेपरेट नहीं करना चाह रही है, जैसा कि NPR को लेकर गवर्नमेंट ने स्ट्रेस किया है, तो अगर NPR के थ्रू NRC प्रोसेस करेंगे तो गवर्नमेंट को थोड़ी आसानी होगी। तो हम लोग समझेंगे कि अगर NPR के थ्रू NRC प्रोसेस हो रही है तो क्या क्या स्टेप्स होंगे और क्या रिलेशन होंगे NPR और NRC और CAA के। अभी NPR डेटा जो भी है, जो कि हम लोग ने सेंसस के थ्रू दिया है, तो उसको रजिस्ट्रार वेरीफाई करेगा। अभी जब रजिस्ट्रार NPR डेटा को थरोली वेरीफाई करेगा, तो उसके मुताबिक अगर जो डेटा मिला हुआ है लोगों का, उसको लग रहा है कि इसमें ये लोग जो हैं इनका डेटा ठीक है, दैट इज दे हैव क्लियर इन्फॉर्मेशन, क्लियर डॉक्यूमेंट, तो वो एस बोलेगा, तो उनको जाकर सिटीजनशिप मिलेगी। अगर यहाँ पे अगर रजिस्टर्ड ऑफिसर को डाउट लगेगा कि इनका जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ा डाउटफुल है, हम लोग को फिर चेक करना पड़ेगा। तो जब रजिस्टर्ड ऑफिसर डी लगा देगा अपने फॉर्म पे, तो यहाँ पे हम लोग को मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो जब रजिस्टर्ड ऑफिसर डाउट लगा दिया, दैट मीन्स वी डोंट हैव क्लियर डॉक्यूमेंट्स और वी डोंट हैव डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि NPR के टाइम में हम लोग कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर रहे हैं, जस्ट इट इज़ अ वर्बल इनपुट, जहाँ पे कुछ सवाल किए जाएंगे, आप बताते जाएंगे। अगर चाहे तो आप डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं या नहीं भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे जब डाउटफुल हो जाएगा, अभी अपना एक्सरसाइज यहाँ से शुरू होगा। जिसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, जिसके क्लियर है क्वाइट ऑब्वियस वो तो सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब जिसके नहीं है उसकी बात करेंगे हम। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट ये है कि अभी डॉक्यूमेंट्स नोटिफाई नहीं किए हैं कि सिटीजनशिप को प्रूव करने के लिए, तो अभी गवर्नमेंट हैज़ टू नोटिफाई व्हाट डॉक्यूमेंट्स हैज़ टू बी गिवन टू प्रूव द सिटीजनशिप। अभी इस केस में अगर रजिस्टर्ड ऑफिसर ने कहा कि डाउट है, तो दैट मीन्स वी डोंट हैव क्लियर डॉक्यूमेंट्स और वी डोंट हैव डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे अभी रजिस्टर्ड ऑफिसर हम लोग को, यानी जो पब्लिक है जिसके पास ये डाउट वाला केस आ गया, तो उन लोग को टाइम दिया जाएगा कि वो प्रूव करे कि वो सिटीजनशिप है। अभी क्या डॉक्यूमेंट्स है, गवर्नमेंट हैज़ टू स्टिल नोटिफाई। हम अजम्पशन में लेकर चल रहे हैं अभी इसको। जब थोड़े वक्त में आपको जो वक्त दिया जाएगा डाउटफुल में, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा रजिस्टर ऑफिसर को। अगर रजिस्टर ऑफिसर ओके है आपके प्रूफ से, तो ही विल गिव यू सिटीजनशिप, गुड इनफ टू गो। अगर इस केस में फिर इसको डाउट ही है, तो वो आपको एक रिजेक्शन स्लिप देगा।
ये रिजेक्शन स्लिप जब आ जाएगा आपको, यहाँ से आपका जो मामला है प्रूव करने का और संगीन होता जाएगा, और इसको प्रूव करने के लिए और इट विल बी मोर चैलेंजिंग फॉर यू टू प्रूव अगेन। यहाँ से प्रूव करने के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ से आपका केस जो है सीधा फॉरेन ट्रिब्यूनल जाएगा। फॉरेन ट्रिब्यूनल में जाकर आपको फिर यहाँ पे क्या है, जैसा कि रजिस्टर ऑफिसर के पास आप गए थे डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर प्रूफ करने के लिए, वहाँ पे उसको सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसने आपको रिजेक्शन स्लिप दी, तो आप फॉरेन ट्रिब्यूनल जाकर अपने से वही डॉक्यूमेंट्स या और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स प्रूफ करने के लिए जाओगे। अगर फॉरेन ट्रिब्यूनल में आपका केस सक्सेसफुली इफ़ यू आर एबल टू प्रूव, देन फॉरेन ट्रिब्यूनल सेज यस यू आर सिटीजन। अगर यहाँ पे फॉरेन ट्रिब्यूनल कहते हैं, यहाँ पे जो CAA है, गवर्नमेंट जो कह रही है कि CAA जो है सिटीजनशिप देने वाली बात है, ना कि लेने वाली बात है। जब तक ये इंडिविजुअली देखा जाएगा, जो गवर्नमेंट कह रही है ये सही है, बट जब इसको NRC प्रोसेस के साथ मिलाया जाएगा तो यहाँ पे हम लोग को फ़र्क मालूम पड़ता है, क्योंकि CAA के अंडर जैसे सेलेक्टिव रिलीजन्स को इधर सिटीजनशिप मिल जाएगी, मगर जो मुसलमान है, यहूद है, या जो भी अन्य जो 6 कैटेगरीज रिलीजन्स गवर्नमेंट ने बताए हैं, उनको निकाल देंगे तो उनके लिए बायस्ड है। तो इसलिए CAA यहाँ पे चर्चा का विषय बन रहा है, तो लोग इसको यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी जब आप प्रूव नहीं कर पाए आपकी सिटीजनशिप, मे बी द वन केस आप, जैसा कि CAA बता रहे थे कि आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए होंगे, तो इस वजह से आप प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप प्रूव कर दें कि आप इस कंट्री से आए हुए हैं, जो कि परसिक्यूटेड फॉरेनर्स हैं, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हैं, पीड़ित होकर हुए आए हैं, तो अगर आप ये प्रूव कर देंगे तो जेन्युइन केसेस में आपको CAA के अंडर सिटीजनशिप मिल जाएगी। अभी यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को नोट करना चाहिए कि सिटीजनशिप जेन्युइन केसेस में ग्रांट कर दी किसको, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो आए हुए, जो कि हिंदू, सिख, ईसाई जो भी हैं उनको। बट CAA में यहाँ पे मुस्लिम्स और चंद लोग को कवर किया नहीं गया। तो देयर इज़ अ कवर फॉर पीपल ओनली हिंदूज, क्रिश्चियंस एंड दो 6 रिलीजियस पीपल। अब यहाँ पे कंडीशन है, जेन्युइन लोग हैं उनको CAA दे दिया। अगर बीइंग एज एन इंडियन मैं प्रूव नहीं कर पाया अपनी सिटीजनशिप, तो मैं अपने आप को ये एक चांस होता है कि आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ दैट आई एम परसिक्यूटेड फॉरेनर। मैं अपने आप को कहना चाहिए कि मैं आया हूँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से पीड़ित होकर। तो यहाँ पे आपको CAA के अंडर कवर कर दिया जाएगा। बट ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आप गवर्नमेंट को खुद बता रहे हैं कि आप यहाँ से आए हैं, आपका जो पिछली ज़िंदगी थी जहाँ पे आप बाय बर्थ सिटीज़न थे, अनफॉर्चुनेटली आप प्रूव नहीं कर पाए, आप सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के तहत आपको सिटीजनशिप मांग रहे हैं, तो उसी डेट से आपको सिटीजनशिप दिया जाएगा। अभी आपके जो लीगैलिटीज़ पहले जो वाले थे, प्रॉपर्टीज़, बैंक वगैरह, उसके ऊपर बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट CAA। और CAA का मिथ ये है कि सारे लोग CAA में कवर हो जाएंगे, ऐसा कतई ही नहीं हो सकता, क्योंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कितने लोग आ सकते हैं। गवर्नमेंट के पास भी एक लिमिट होगी CAA के अंडर लोगों को कवर करने के लिए। गवर्नमेंट कैन नॉट कवर crores ऑफ पीपल अंडर CAA। तो ये भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके जो मेजॉरिटी है इंडिया में, जैसे कि हिंदू है, they might be thinking that they might be covered under CAA if they don't have documents. No, it is a wrong perception. It is very clearly CAA के अंदर सब लोग जो मेजॉरिटी है कवर नहीं हो पाएंगे। तो ये है इम्पोर्टेंट CAA के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए। अभी जब हम लोग परसिक्यूटेड का एक एस्पेक्ट जो है उसको डिस्कस कर लिया, यहाँ पे अगर जेन्युइन केसेस है तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। फिर अगर फर्दर फॉरेन ट्रिब्यूनल ने कहा नो, तो यहाँ पे सेकेंड चैलेंज, आपको सीधा डिटेंशन सेंटर या डिपोर्टेड सेंटर में डाल दिया जाएगा। अभी यहाँ से आपको और एक चांस मिलेगा कि आप अपनी सिटीजनशिप को प्रूव करो। वो है आप या हाई कोर्ट जा सकते हैं या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अभी जब हाई कोर्ट जाओगे, वहाँ पे आप प्रूव करोगे तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। यहाँ पे क्या, अभी जो है
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपको नॉट दे देगी यस, आपको सिटीजनशिप प्रूव हो जाएगी। अगर कहते हैं नो, यू आर बैक टू डिटेंशन सेंटर। जैसा कि मैंने कहा, जो फर्स्ट चांस है आपको रजिस्टर ऑफिसर के पास प्रूव करने का आपको डॉक्यूमेंट्स, दिस इज़ मोर इजी। जैसा जैसा आप नीचे जाओगे इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू प्रूव। यहाँ पे बहुत मुश्किल आता है कि इतना आसान नहीं होगा कि आपको प्रूव करें फॉरेन ट्रिब्यूनल में, सुप्रीम कोर्ट में। अब एक बार डिटेंशन सेंटर चले गए, वहाँ से फिर निकलना मुश्किल है, लीगली लड़ना। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा फॉरेन ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट में। तो अब आज फिर हम लोग आगे देखेंगे कि चैलेंजेस क्या है गवर्नमेंट को। ये सारा प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए इट इज़ अ वेरी बिग एक्सरसाइज, उतना आसान नहीं है गवर्नमेंट को भी। तो इसको स्मूथली इम्प्लीमेंट करना इज अ बिग चैलेंज टू द गवर्नमेंट। If NRC as a separate exercise will be conducted, it is much more bigger challenge. And if it is considered relating to NPR, अभी यहाँ पे हम लोग को NPR के साथ रिलेशन कर रहे हैं NRC का, तो NPR के थ्रू हो गया तो गवर्नमेंट को थोड़ी आसानी होगी, बट स्टिल इट इज़ अ बिग चैलेंज टू इम्प्लीमेंट स्मूथली। सेकेंड है करप्शन ऑफ द ऑफिसर। अब करप्शन कहाँ से होगा? जब यहाँ पे रजिस्टर ऑफिसर एक बार डाउट केस कर देगा, यहाँ से तो क्वाइट ऑब्वियस पब्लिक जो है अपने आप को प्रूव करने के लिए करप्ट करेगी ऑफिसर्स को। तो यहाँ से लेके ये साइकिल तक पूरा करप्शन तो इन्वॉल्व ही रहेगा। सो गवर्नमेंट हैज़ टू टेक इनिशिएटिव टू मेक दिस सिस्टम करप्शन प्रूफ। एक बड़ा चैलेंज होगा। फिर डिटेंशन सेंटर्स कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे। जो डिटेंशन सेंटर्स, अब डिटेंशन सेंटर्स की क्यों ज़रूरत है? एक बार जब फॉरेन ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट में ही इज़ कंसिडर्ड एज आउट ऑफ एनआरसी, तो ये सारे जो लोग हैं डिटेंशन सेंटर में जाना पड़ेगा। तो इन लोग के लिए डिटेंशन सेंटर्स बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तादाद जितनी बढ़ती जाएगी उतनी डिटेंशन सेंटर्स की ज़रूरत ही होगी। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डिटेंशन सेंटर्स बहुत ज़रूरी है। फिर जब एक बार डिटेंशन सेंटर में लोग आ जाएंगे, अभी ये जो लोग हैं मे बी दे आर अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी। अगर हम लोग इंडियन इसको प्रूव करेगी, इंडियन गवर्नमेंट के ये आपके लोग हैं, तो वो क्या एक्सेप्ट करेगी? ऐसा नहीं कि ये गवर्नमेंट बता दे कि आपके लोग हैं, वो ऑटोमेटिकली प्रूव कर देगी, नहीं, वो भी उनका भी कुछ प्रोसेस होगा। तो इट इज़ अ बिग प्रोसेस। ये तो 95% कह लो कि एनी कंट्री एक्सेप्टिंग the people of one country is very big challenge and it is highly difficult and it is a long process. फिर जब तक ये लोग डिटेंशन सेंटर में हैं जो कि आउट ऑफ एनआरसी हैं, जो कि इलीगल करार दिया जाएगा, नॉन एनआरसी है, उनका वेलफेयर, उनका हेल्थ, फूड सब देखना पड़ेगा, जो कि अगेन इट इज़ बर्डन ऑन द टैक्स पेयर्स। ये सारी चीज़ें जो है बहुत बहुत बड़ा कॉस्ट है। यहाँ ऐसा चैलेंज आ जाएगा कि गवर्नमेंट हैज़ टू मेक अ बजट फॉर दिस एवरी ईयर देन। तो ये बहुत कॉस्ट इन्वॉल्व है इसमें भी, इसको समझना पड़ेगा। ये जो चैलेंजेस है गवर्नमेंट के लिए हैं। और भी चैलेंजेस हैं यहाँ पे, बस मैंने इंपॉर्टेंट चैलेंजेस नोट डाउन किए हैं। एक सोशल टेंशन भी आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे ऑफिसर डाउटफुल मार देगा, यहाँ पे एक सेक्ट ऑफ लोग या सेक्ट ऑफ जो रीजन है या रिलीजन है, जो भी लोग हैं या लाइक माइंडेड पीपल है, दे विल स्टार्ट प्रोटेस्टिंग हियर। तो गवर्नमेंट विल बी हैविंग सोशल टेंशंस एज वेल टू बी टेकन केयर। अभी हम लोग देखेंगे कि पब्लिक को क्या क्या चैलेंजेस हैं। अभी जो पब्लिक को जो चैलेंजेस है, जैसा कि मैंने पिछले बताया कि प्रोड्यूसिंग ऑफ एरर फ्री डॉक्यूमेंट्स। अब एरर फ्री डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना, बहुत सारे लोगों के पास जो है अपनी बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम दूसरे रहते हैं, अपनी स्कूल सर्टिफिकेट पे, कॉलेज सर्टिफिकेट पे, कहीं पे थोड़ा बहुत एक अल्फ़ाबेट का भी मिस्टेक हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो एरर फ्री डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना इट इज़ अ चैलेंज, बट इट कैन बी डन। तो लोगों को अभी से ही अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लियर रखना चाहिए। तो प्रोड्यूसिंग एरर फ्री डॉक्यूमेंट्स इट इज़ अ बिग चैलेंज, बट इट इज़ नॉट वेरी बिग चैलेंज, इट कैन बी डन। तो अभी जो है प्रोड्यूसिंग लेगेसी पेरेंट डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है। आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि अपने जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्होंने कभी भी डॉक्यूमेंट्स की तरफ उतना फोकस ही नहीं किया एंड दे नेवर मेंटेन डॉक्यूमेंट्स। कभी उन्होंने सोचा भी नहीं कि डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना है। तो यहाँ पे पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स लेकर प्रूव करना एक मुश्किल होगा,
क्योंकि मे बी सिटी साइड लोग डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए होंगे, रखे होंगे, बट जैसे जैसा हम लोग विलेज साइड जाएंगे, ये सब उनकी इससे ही बाहर है कि वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करें। फिर है पुअर्स, ये तो गरीब तबके के जो लोग हैं उनको तो बहुत ही मुश्किल है, वो कभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स को रखा ही नहीं, क्योंकि उनका घर या ठिकाना ही नहीं है, तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। फिर माइग्रेटिंग पॉपुलेशन जैसा कि मैंने बोला, अगर कोई यूपी, बिहार या दिल्ली से या बांग्लादेश से या कोई भी स्टेट से, एक स्टेट से या दूसरी प्लेस पे जाकर काम कर रहा है, उसका काम ऐसा है कि वो बार बार अपनी जगह बदलते रहे, तो ही इज़ नॉट फ्रॉम ए पर्टिकुलर डेमोग्राफी, एक स्ट्रिक्ट एक पोजीशन, एक प्लेस में वो ऐसा नहीं है कि मैं यही रहता हूँ, तो उसको भी प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं होते, तो पुअर डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके भी। फिर पीपल अफेक्टेड बाय कैलामिटी, जैसा कि अर्थक्वेक आ गया, फ्लड्स आ गए, फिर या फायर हो गया बिल्डिंग, या कुछ भी हो गया, फिर थेफ्ट हो गया, ये पीपल के लिए भी क्या है, दे कैन नॉट प्रूव बिकॉज देयर डॉक्यूमेंट्स हैव बीन लॉस्ट, सो दे हैव टू रीजनरेट द डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव। अभी यहाँ पे जब ये सारा सिस्टम रजिस्टर्ड ऑफिसर तक है, इट इज़ ओके, यू कैन प्रूव, बट जब ये फॉरेन ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट में आ जाएगा मामला, तो समझो यहाँ पे तकरीबन तकरीबन बहुत 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 बड़ी मुश्किलात आ जाएगी, पब्लिक को फेस करना पड़ेगा कि अपने आप को सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए। तो दैट मीन्स इट इज़ अ बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन सिटीजन। वंस द रजिस्टर ऑफिसर सेज नो, यहाँ पे पब्लिक के ऊपर आ जाएगा कि वो ही उसको प्रूव करना है। एज अ सिटीजन यू हैव टू प्रूव, और आई हैव टू प्रूव द सिटीजनशिप। इट इज़ अ वेरी बिग बर्डन, और यहाँ पे जो कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, पब्लिक का बहुत कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, इतना आसान नहीं होगा। फिर स्पेशली जैसा कि हम लोग ने आसाम का भी जो एनआरसी देखा है, उसमें जो प्रपोर्शन हुआ है, विमेंस का प्रपोर्शन ज़्यादा है इलीगल इमिग्रेंट्स के नाम में जो आउट ऑफ एनआरसी हैं। क्यों? इसके बहुत सारे रीज़न होंगे। स्पेशली विमेंस हैज़ टू टेक केयर। विमेंस का तो पहले से ही डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड तो बहुत पुअर होता है, क्योंकि अगर हम लोग विलेज साइड की बात करेंगे, तो जब बर्थ होती है तो कभी भी बहुत सारे जो पुराने ख़यालात के लोग हैं, वो कभी स्कूल नहीं भेजा था इन लोग को, तो वहाँ पे उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी चला गया, स्कूल के सर्टिफिकेट भी चला गए। और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि शादी के बाद इनके नाम भी बदल जाते हैं। तो ये सिलसिले में वुमेन्स के लिए भी बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है ये। सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगेन वी हैव टू थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द विलेज। मे बी सिटी में ये सब चीज़ें आसान होगी, बट विलेज में जहाँ पे वो लोग हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है। आसाम का एक लाइव एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है कि द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन्स इज़ ग्रेटर देन मेल, तो वुमेन्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर ट्राइब्स हैं, नोमैड्स है, इनका तो कोई वो ही नहीं है कि क्या सिस्टम है इंडिया का, ये तो मूव होते रहते हैं। फिर ऑर्फन्स है, जिनके पिता नहीं हैं, उनके लिए प्रूव करना तो मुश्किल ही होगा। फिर थर्ड जेंडर है, थर्ड जेंडर का भी एक बड़ा चैलेंज होगा। तो इतने सारे जो है पब्लिक चैलेंजेस हैं जो कि इम्पोर्टेंट मैंने हाईलाइट किया है, और भी चैलेंजेस हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट अपना है वाई पीपल आर वरीड, कंसर्न एंड प्रोटेस्टिंग। ये बहुत बड़ा सवाल है। जो भी हमने देखा, शाहीन बाग का केस देखा, क्यों पीपल, वाई आर पीपल प्रोटेस्टिंग? इट इज़ नॉट ओनली वन सेलेक्टिव रिलीजन इज प्रोटेस्टिंग, इट इज़ अ कॉमन पीपल्स थॉट विच हैज़ मेड देम टू प्रोटेस्ट। अभी क्यों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसको थोड़ा हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग देखा कि इस प्रोसेस में सारा CAA, NPR और NRC कैसे इंटरलिंक्ड है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे, जो CAA, NPR और CAA कैसा इंटरलिंक्ड है NRC से। तो अभी हम लोग देखेंगे कि वाई पीपल आर प्रोटेस्टिंग। अभी फर्स्ट ये है कि पीपल से दैट दिस इज वायलेटिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Secondly, people feel that bill is biased and supports only certain religion. बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये सेलेक्टिव है रिलीजन में और चंद लोगों को टारगेट कर रहा है, दैट इज फीलिंग ऑफ माइनॉरिटी बीइंग टारगेटेड। फिर ये जैसा कि गवर्नमेंट ने बताया 3 कंट्रीज़ के लिए, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। जब हम लोग साउथ साइड देखेंगे तो श्रीलंकन्स भी हैं, जहाँ पे तमिलियंस हैं जो कि आए हुए हैं,
तो साउथ इंडिया में भी ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्यों नहीं कंसिडर किया इन लोगों को। फिर जब तक आप इस प्रोसेस में फॉल हो जाएंगे, जब तक आप सिटीजनशिप प्रूव नहीं कर पाएंगे, तो आप यू विल बी स्ट्रिप्ड आउट ऑफ ऑल योर लीगल राइट्स। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न। जब तक आप प्रूव नहीं कर पाओगे आपके वोटिंग, प्रॉपर्टी, जो भी है, जो लीगल राइट्स हैं, यू विल बी स्ट्रिप्ड आउट ऑफ दैट। अब many citizens with poor document will lose citizenship। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से मे भी आप प्रूव नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाएंगे। अगर यहाँ पे बहुत सारे इन टर्म्स ऑफ क्रोर्स ऑफ पीपल आ जाएंगे तो गवर्नमेंट को भी बड़ा चैलेंज है, और लोगों के लिए प्रूव करना शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको बहुत सारी जो कन्फ्यूजन्स थी क्लियर हो गई होगी, जो एनपीआर, सीएए और एनआरसी को लेकर, और रिलेशंस भी पता हो गई होगी। आने वाले दिनों में जो कुछ भी मेरे को इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बाय, टेक केयर।